साल 2020 का वक्त पूरा देश कोविड से जूझ रहा था। अस्पतालों में जाकर भी लोग मारे जा रहे थे। डॉक्टरों के पास इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। WHO से लेकर अलग अलग देशों के वैज्ञानिकों पर दुनिया की नजरें टिकी हुई थी, इस उम्मीद में कि कैसे भी करके इंसानों पर आई इस आफत का इलाज मिल जाए। WHO परेशान, भारत के वैज्ञानिक परेशान, बड़े बड़े सीनियर डॉक्टर और नर्सें परेशान, चारों तरफ अफरा तफरी और डर का माहौल। लेकिन इसी बीच योग गुरु बाबा रामदेव प्रकट होते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और दावा करते हैं कि ये भारत के लिए बड़े गर्व की बात है कि बहुत सारी रिसर्च और मेहनत के बाद पतंजलि ने कोरोना का इलाज ढूंढ लिया है। इसके ट्रायल में 100% लोग सही हो रहे हैं। लोग पतंजलि की नई दवाई यानी कोरोनिल खरीदें। भारत में सबसे ज्यादा रिकवरी रेट है, सबसे कम डेथ रेट है और करोड़ों लोग संक्रमित होने के बाद स्वस्थ हुए हैं। अफरा तफरी के इस माहौल में बाबा रामदेव के इस दावे का डॉक्टरों ने विरोध करना शुरू कर दिया। लोग गुमराह ना हो, इसलिए सरकार को भी बीच में आकर कहना पड़ा कि ऐसा कोई डेटा नहीं है जो दिखाता हो कि इससे कोरोना का इलाज हो सकता है। सवाल यह है कि बिना किसी ठोस स्टडी के ही बाबा रामदेव ने कोविड के इलाज का दावा क्यों कर दिया? कैसे झूठ और भ्रामक विज्ञापनों के दम पर बाबा रामदेव ने 40,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर ली? कैसे रामदेव के 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं बल्कि 29 विज्ञापनों पर भ्रामक और फर्जी होने के आरोप लगते हैं? कैसे रामदेव ने भ्रामक विज्ञापनों से दूसरी कंपनियों को बदनाम किया, उन्हें कैंसर तक फैलाने वाला कहा? फिर कैसे खुद पतंजलि शुद्ध गाय घी के सैंपलों में ही मिलावट निकलती है? कैसे पतंजलि आंवले को ही आर्मी कैंटीनों ने अपने स्टोर से बाहर निकालकर फेंक दिया? क्या वाकई पतंजलि के प्रोडक्ट्स शुद्ध हैं, पूरी तरह से विश्वास करने योग्य हैं, या उनमें भी मिलावट निकलती है? क्या वे भी सब स्टैंडर्ड या कहें कि घटिया निकले? रामदेव की पतंजलि मैगी के पीछे के विवाद की कहानी क्या है? आखिर क्या कारण था कि रामदेव से तंग आकर सुप्रीम कोर्ट को धमकी देनी पड़ती है कि या तो झूठ फैलाना बंद करो या हम 1-1 करोड़ का जुर्माना लगाने को मजबूर होंगे? आखिर कैसे साल 2009 में 163 करोड़ कमाने वाली रामदेव की पतंजलि कंपनी साल 2010 में 317 करोड़, 2011 में 450 करोड़, 2012 में 849 करोड़, 2013 में 1191 करोड़ और 2014 में 2006 करोड़ और 2015 में 5000 करोड़ और साल 2022 आते आते 45,000 करोड़ का रेवेन्यू कमाने वाली कंपनी बन जाती है? कैसे रामदेव और पतंजलि कंपनी ने नितांत भ्रामक विज्ञापनों के दम पर इस देश के लोगों को मूर्ख बनाया, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। शुरुआत रामदेव की कोरोनिल दवाई से करते हैं। 23 जून 2020 के दिन बाबा रामदेव कोरोनिल दवाई लॉन्च करते हैं और दावा करते हैं कि बड़ी रिसर्च और ट्रायल के बाद उन्होंने कोविड का इलाज ढूंढ लिया है और ये भी कहा कि इसका सक्सेस रेट 100% है, जिसे इस दवाई को 7 दिन बाद पतंजलि के सभी स्टोर से खरीदा जा सकता है। देश के अंदर दुनिया की इतनी बड़ी खोज हो गई, कमाल की बात कि इसका स्वास्थ्य मंत्रालय और आयुष मंत्रालय को भी पता नहीं चलता। सबसे बड़ी बात कि कोविड महामारी से निपटने वाली सरकारी नोडल एजेंसी ICMR को भी कानों कान कोई खबर नहीं लगती। आयुष मंत्रालय ने कहा कि मंत्रालय की अनुमति से कई आयुर्वेदिक दवाओं का कोरोना के इलाज में ट्रायल किया जा रहा है, लेकिन उनमें पतंजलि की दवा शामिल नहीं है। पतंजलि ने उनसे किसी भी तरह के ट्रायल की अनुमति ही नहीं ली है। रामदेव के इस दावे ने आयुष मंत्रालय को सकते में डाल दिया। कुछ घंटे के भीतर ही आयुष मंत्रालय ने रामदेव की कोरोनिल के प्रचार पर रोक लगा दी और मेडिसिन से जुड़ी रिसर्च और कागजात दिखाने के लिए कहा। यहाँ ये बताना जरूरी है कि रामदेव की दवाई एलोपैथी नहीं है बल्कि आयुर्वेदिक थी और आयुर्वेदिक दवाई के मामले में आयुष मंत्रालय से अनुमति लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन कोरोना के मामले में आयुष मंत्रालय ने 21 अप्रैल 2020 को ही एक पब्लिक नोटिस जारी कर दिया था कि कोरोना से संबंधित रिसर्च किस तरह से की जानी है और किस मेथड से की जानी है, ये सब आयुष मंत्रालय की निगरानी में किया जाएगा। लेकिन रामदेव ने आयुष मंत्रालय को अपनी दवाई के ट्रायल स्टडी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि को यह भी कहा कि इस तरह के विज्ञापन पर रोक है और इस तरह के विज्ञापन ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज कानून 1954 के तहत आते हैं। आयुष मंत्रालय के इस एक्शन के बाद रामदेव के सहयोगी और
पतंजलि के मालिक बालकृष्ण ने कहा कि मंत्रालय और उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप हो गया था, इसलिए उन्होंने कोरोनिल के ट्रायल से जुड़ी स्टडी मंत्रालय को भेज दी है। आयुर्वेद की दवाइयों के रिसर्च के मामले में जिस राज्य में रिसर्च की जा रही है उस राज्य के लाइसेंसिंग अथॉरिटी से दवा का लाइसेंस लिया जाता है। कोरोनिल के मामले में पतंजलि ने उत्तराखंड स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी से लाइसेंस लिया था, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह थी कि उत्तराखंड स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने भी कोरोना के इलाज की दवाई मानकर कोरोनिल को लाइसेंस नहीं दिया था। जब बाबा ने स्टंट मार दिया तब जाकर उन्हें खुद पता चला कि बाबा कोरोनिल को कोरोना का 100% इलाज करने वाली दवाई बनाकर बेच रहे हैं। दैनिक जागरण की एक खबर के अनुसार उत्तराखंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी विभाग के लाइसेंसिंग अधिकारी डॉक्टर यतेंद्र सिंह रावत का कहना है कि दिव्य फार्मेसी के नाम पर 12 जून को लाइसेंस जारी किया गया था। लाइसेंस में कोरोनिल वटी समेत 2 अलग अलग मात्रा वाली स्वास्थ्य दवा को इम्यूनिटी बूस्टर बताकर दिया गया था लाइसेंसिंग अधिकारी डॉक्टर यतेंद्र सिंह रावत ने आगे कहा कि अब कंपनी को नोटिस जारी कर पूछा जाएगा कि वह किस आधार पर इम्यूनिटी बूस्टर की दवाइयों को कोविड-19 की इलाज की दवाइयां बताकर बेच रही है। रामदेव द्वारा इम्यूनिटी बूस्टर कोरोनिल को कोरोना का इलाज करने वाली दुनिया की पहली एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक दवाई बताने का ऐलान करना ऐसे ही था जैसे मम्मी कहती है कि बेटा बादाम खाओ, यूपीएससी का एग्जाम निकाल लोगे, क्योंकि बादाम से शरीर में जान आएगी, पढ़ने में मन लगेगा, इस तरह यूपीएससी का एग्जाम निकाल लोगे। बादाम खाना एक विद्यार्थी की सामान्य मदद कर सकता है, पर यूपीएससी निकालने का दावा करना पूरी तरह से फ्रॉड है, भ्रामक है और झूठ की कैटेगरी में आता है। रामदेव की इस स्टंटबाजी के कारण मद्रास हाईकोर्ट ने पतंजलि पर 10 लाख का जुर्माना लगाते हुए कहा कि पतंजलि और दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट बार बार अपने बारे में ये प्रोजेक्ट करते हैं कि वे 10,000 करोड़ की कंपनी बन चुके हैं, लेकिन फिर भी वे कोविड के कारण लोगों में फैले डर और पैनिक का लाभ उठाना चाहते हैं और उसे एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। वे आम जनता में ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं जैसे कि उन्होंने कोविड का इलाज ढूंढ लिया है, जबकि उनकी कोरोनिल टैबलेट जुकाम, खांसी और कोल्ड में काम आने वाली एक इम्यूनिटी बूस्टर भर है, कोविड का इलाज नहीं। कोरोना का इलाज ढूंढने का दावा रामदेव का पहला स्टंट नहीं था। रामदेव की कहानियां तो यहां से शुरू होती हैं, लेकिन आगे की कहानी को सुनाने से पहले आपसे एक अपील है कि हम यहां देखते हैं कि आप में से बहुत से लोग हमारी वीडियो देखकर जाते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आपके चैनल सब्सक्राइब करने से एक पैसा भी नहीं लगेगा, लेकिन ये हमारे चैनल के लिए बेहद ज़रूरी है। आपका सपोर्ट ही हमारा पेमेंट है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो को देखने के बाद शेयर कर देंगे तो इससे मैं मेरी मेहनत के लिए एक इनाम की तरह समझूंगा। अब आगे की कहानी। रामदेव ने सिर्फ ये ही झूठ नहीं फैलाया कि उनकी दवा कोविड का इलाज कर देती है, बल्कि अपने इस दावे पर विश्वास दिलाने के लिए ये झूठ भी फैलाया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भी उनकी इस दवा को मान्यता दे दी है कि पतंजलि की कोरोनिल दवाई कोरोना का इलाज कर सकती है। बाबा के इस दावे को बिना जांचे ही टीवी चैनलों और वेबसाइटों पर चलाया जाता है। आम जनता में बाबा ने मैसेज दे दिया कि बाबा रामदेव को ही ऐसे ही बिना बात के कुछ लोगों के द्वारा टारगेट किया जाता है और आज कोरोनिल को WHO ने भी मान्यता दे दी है। रामदेव ने दावा किया कि इसमें पतंजलि कंपनी का ही गौरव नहीं है, बल्कि भारत और भारत की योग विद्या और पुरातन चिकित्सा का भी पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। तो उसमें जहां एक और मॉडर्न मेडिकल साइंस की भूमिका है, तो दूसरी ओर उसमें बहुत बड़ी भूमिका उसमें हमारे एंसेंट साइंस की भी है, योग आयुर्वेद की भी है। लेकिन बाबा रामदेव का ये स्टंट भी झूठा निकलता है। भारतीय टीवी मीडिया और सोशल मीडिया पर रामदेव और उनके समर्थकों द्वारा फैलाए जा रहे इस झूठ से परेशान आकर खुद विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO को बयान देना पड़ता है कि हमने कोरोना के इलाज के लिए किसी भी दवाई को अभी तक कोई मान्यता नहीं दी है। सवाल यह है कि रामदेव को यह साहस कहां से आया कि वे इतना बड़ा झूठ टीवी पर बोल सकें। रामदेव अगर इस देश के लोगों से प्यार करते हैं तो उन्हें गुमराह कैसे कर सकते हैं, उन्हें झूठ कैसे बोल सकते हैं। एक सन्यासी में अपनी कंपनी का प्रोडक्ट बेचने का इतना लालच कैसे हो सकता है। साल 2015 के सितंबर महीने में जब पूरा दिल्ली डेंगू से लड़ रहा था, दर्जनों लोग मारे जा रहे थे, अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही थी, तब भी रामदेव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सनसनी फैलाई थी कि उनके पास डेंगू का इलाज है और जड़ी बूटियों से डेंगू का इलाज किया जा सकता है। रामदेव ने कहा कि गिलोय, एलोवेरा, पपीते के पत्ते और अनार का जूस पीने से डेंगू से मुक्ति मिल जाएगी। रामदेव एलोपैथी और हमारे डॉक्टरों का सिर्फ विकल्प ही पेश नहीं करते, बल्कि डॉक्टरों और मॉडर्न साइंस पर कमेंट करने से भी पीछे नहीं हटते।
रामदेव ने कहा कि दिल्ली की सरकार डेंगू के उपचार में नाकामयाब हो रही है। डेंगू के लिए मेडिकल साइंस में कोई कारगर उपचार नहीं है। मेडिकल साइंस के ऊपर खुद को खड़ा करते हुए रामदेव ने कहा कि उन्होंने डेंगू, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया को लेकर लंबा अनुसंधान किया है और उसके बाद ही वैज्ञानिक नतीजों के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि रामदेव आयुर्वेद का प्रचार कर रहे हैं, खतरनाक यह है कि उनके प्रभाव में आकर अगर कुछ लोग बिना किसी प्रूफ के, बिना वैज्ञानिकों के रिसर्च के, बिना डॉक्टरों के पास जाने के बजाय अगर अन्य चिकित्सा विकल्पों की तरफ जाएंगे, घर पर ही जड़ी बूटियां लेकर इलाज करने लग जाएंगे, तो मरीजों पर इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, उनकी जान भी जा सकती है। एलोपैथी हो या आयुर्वेदिक या यूनानी चिकित्सा, जब तक किसी गंभीर बीमारी के इलाज की पूरी स्टडी ना हो, सरकार ने जैसे जांचा ना हो, जब तक सरकार ने इसे मान्यता ना दी हो, तब तक ला इलाज बीमारियों को ठीक करने के ऐसे विज्ञापन घातक साबित हो सकते हैं। रामदेव के बयान के बाद दिल्ली के एम्स अस्पताल ने बयान जारी करते हुए रामदेव के दावों का खंडन किया और कहा कि इस बात के कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिलते हैं कि जड़ी बूटी से डेंगू का इलाज हो सकता है। इधर डॉक्टरों और मॉडर्न साइंस यानी मॉडर्न मेडिकल साइंस के खिलाफ माहौल तैयार कर और डेंगू के बाजार को देखते हुए साल 2019 के अक्टूबर महीने में बाबा रामदेव की पतंजलि ने डेंगूनिल वटी दवा लॉन्च कर दी। बाबा रामदेव का ये पुराना तरीका है, पहले डॉक्टरों और मेडिकल साइंस पर नकारात्मक कमेंट करना, उन्हें किसी विशेष बीमारी के इलाज में असफल बताना, अमेरिका और यूरोप जैसे पश्चिमी देशों को बेवकूफ बताने के बहाने डॉक्टरों और एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के खिलाफ माहौल बनाना और फिर आयुर्वेद और प्राचीन भारत की चिकित्सा की अति प्रशंसा कर देना, जड़ी बूटियों के नाम बताना और फिर अपनी एक दवा लॉन्च कर देना। यह कहना कि हमारी इस दवा के लिए सैकड़ों रिसर्च पेपर छपे हैं, लाखों लोग सही हुए हैं, ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, और फिर पतंजलि की नई मेडिसिन बेचना शुरू कर देना। ये रामदेव का पुराना तरीका है ताकि लोग डॉक्टरों को छोड़ रामदेव की दवाइयां खरीदें। इसके लिए रामदेव बाकायदा अखबारों और टीवी पर बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं, पैसा झोंकते हैं। साल 2016 में रामदेव ने पतंजलि के कच्ची घानी सरसों तेल के लिए विज्ञापन निकाला और इस विज्ञापन में पतंजलि ने दावा किया कि अन्य कंपनियों के सरसों के तेल में मिलावट है। और रामदेव का इतना बड़ा बयान और भारत में फूड क्वालिटी के लिए जिम्मेदार सरकारी संस्था FSSAI को इसके बारे में पता ही नहीं है। FSSAI की जांच के बावजूद सभी सरसों के तेल में मिलावट कैसे हो सकती है? आखिर ये सवाल सरसों तेल की कंपनियों से ज्यादा तो सरकारी संस्था FSSAI पर था, या फिर रामदेव जनता के मन में फैली अफवाहों को ही चतुरता से बढ़ाकर अपने सरसों का तेल बेचना चाहते थे। रामदेव ने अपने विज्ञापनों में कहा कि अमेरिकी संस्थान NCBI के अनुसार अन्य कंपनियों के सरसों के तेलों में पाया जाने वाला हेक्सेन सॉल्वेंट कार्सिनोजेनिक है, यानी कैंसर जन्य है, यानी इससे कैंसर हो सकता है। विज्ञापन में यह भी दावा किया जाता है कि अधिकतर रिफाइंड ऑयल और सरसों के तेल न्यूरोटॉक्सिन हेक्सेन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से बनाए जा रहे हैं, लेकिन पतंजलि के कच्ची घानी सरसों तेल में किसी भी प्रकार के केमिकल का उपयोग नहीं किया गया। लेकिन कमाल की बात यह हुई कि रामदेव ने अपने विज्ञापनों में जिस अमेरिकी संस्थान NCBI का हवाला दिया, उस अमेरिकी संस्थान ने उल्टा रामदेव के ही दावे को नकार दिया। रामदेव के इस भ्रामक विज्ञापन के बाद तेल उद्योग से जुड़ी संस्था यानी कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी SEA ने FSSAI के यहां रामदेव की शिकायत दर्ज करा दी। इस शिकायत पत्र में SEA ने कहा कि हेक्सेन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की प्रक्रिया वेल रिकॉग्नाइज्ड प्रोसेस है और इसे खुद भारत सरकार ने रेगुलेशन ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स 2011 के तहत मान्यता दे रखी है। SEA ने भारत में विज्ञापनों की गुणवत्ता पर नजर रखने वाली संस्था एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी ASCI के यहां भी पतंजलि के विज्ञापनों की शिकायत दर्ज कराई। इसके बदले ASCI ने कहा कि विज्ञापनों में मिनरल ऑयल को कैंसर करने योग्य बताना झूठा और भ्रामक है। इसमें भी इंटरेस्टिंग बात यह रही कि जो रामदेव अन्य कंपनियों के सरसों के तेल को मिलावटी बता रहे थे और अपने सरसों के तेल को शुद्ध बता रहे थे, उसी पतंजलि के तेल के 5 सैंपल में से 5 के 5 फेल निकलते हैं। इंडिया टुडे वेबसाइट की जून 2021 की एक खबर के अनुसार राजस्थान के अलवर स्थित फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी लैबोरेटरी में पतंजलि के सरसों के तेल के 5 सैंपल सब स्टैंडर्ड लेवल के पाए गए, यानी घटिया किस्म के पाए गए। पतंजलि के केश कांति तेल के मामले में भी यही पैटर्न देखने को मिलता है। इकोनॉमिक टाइम्स अखबार की एक खबर के अनुसार विज्ञापनों पर नजर रखने वाली एजेंसी ASCI ने पतंजलि केश कांति तेल के विज्ञापन को मिसलीडिंग यानी गुमराह करने वाला पाया है। ASCI के अनुसार अपने विज्ञापन में जो क्लेम पतंजलि कंपनी ने किए हैं
उसे साबित करने के लिए पतंजलि कंपनी के पास कोई सबूत नहीं है। कंपनी जो दावा करती है कि इनका प्रोडक्ट केशकांति, दोमुही बालों, सफ़ेद बालों और बाल झड़ने की समस्या का इलाज कर सकता है, इसके कंपनी के पास क्लिनिकल एविडेंस ही नहीं है। इसमें भी इंटरेस्टिंग बात यह रही कि पतंजलि केशकांति ने नेचुरल हेयर ऑयल के विज्ञापन में यह दावा किया कि अन्य कंपनियों की ब्रांड मिनरल ऑयल यूज करती हैं जिससे कैंसर होने के चांसेस होते हैं। एएससीआई ने पतंजलि के इस दावे को भी भ्रामक और झूठा पाया। अब आप समझ रहे होंगे कि यह एक आध विज्ञापन की बात है, एक आध गलती तो हो ही जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार और 10 बार नहीं, बल्कि रामदेव के 29 विज्ञापनों पर भ्रामक और गलत जानकारी देने के आरोप लगते हैं। केरल के प्रसिद्ध डॉक्टर केवी बाबू ने केरलाज ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट में रामदेव के 29 ऐसे विज्ञापनों की शिकायत दर्ज कराई जो जनता को मिसलीड करते हैं, सच्ची जानकारी नहीं देते। दरअसल रामदेव के ऐसे विज्ञापन देखे गए हैं जिनमें रामदेव ने हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियों को भी सही करने का दावा किया है, जबकि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 यानी डीएमआर एक्ट के तहत हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी लाइलाज बीमारियों समेत अन्य कुछ विशेष बीमारियों के इलाज से जुड़े विज्ञापनों पर रोक लगा रखी है। इस एक्ट के अनुसार कोई भी कंपनी या व्यक्ति इन कुछ विशेष बीमारियों को ठीक करने का फर्जी विज्ञापन नहीं चला सकता जब तक कि सरकार के पास ये अप्रूव ना हो जाए। रामदेव के फर्जी विज्ञापनों को दर्ज कराने वाले डॉक्टर केवी बाबू ने टेलीग्राफ को बताया कि मेरी शिकायत को 18 महीने बीत जाने के बाद भी ना तो केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने और ना उत्तराखंड सरकार ने रामदेव के मिसलीडिंग एड्स को रोकने का प्रयास किया। इस कारण मुझे केरल ड्रग्स डिपार्टमेंट में फ्रेश शिकायत दर्ज करानी पड़ी। डॉक्टर केवी बाबू की शिकायत और डीएमआर एक्ट के तहत कुछ विशेष बीमारियों को ठीक करने वाले विज्ञापनों पर रोक लगाने के पीछे लॉजिक ये है कि इन बीमारियों से जूझने वाले लोग दरअसल इलाज के लिए परेशान हो चुके होते हैं। इसका चूंकि इलाज नहीं है तो वे इसलिए डॉक्टरों से हारने थकने के बाद वे अन्य विकल्प भी तलाशने लगते हैं और कई बार तो तांत्रिकों और नीम हकीमों के पास भी पहुंच जाते हैं या झोला छाप डॉक्टरों के पास भी पहुंच जाते हैं। वैसे में ये एक्ट इन फर्जी विज्ञापनों पर रोक लगाते हैं जिनकी सरकार अनुमति नहीं देती है और ऐसे फर्जी इलाज मरीज की कोई मदद नहीं करते सिवाय पैसे ठगे जाने के। लेकिन सवाल यह है कि जिन बीमारियों का इलाज मेडिकल साइंस नहीं ढूंढ सकी, वैज्ञानिक नहीं ढूंढ सके, आखिर रामदेव उन बीमारियों के इलाज के भ्रामक विज्ञापनों के माध्यम से अपने ही देश के लोगों को मूर्ख क्यों बना रहे हैं? कौन लोग ठगे जाएंगे? रामदेव के मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम के खिलाफ विज्ञापनों के कारण डॉक्टरों की संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने रामदेव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। आईएमए की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर रामदेव आगे भी भ्रामक विज्ञापन देते रहेंगे तो हम उन पर ऐसे हर विज्ञापन के लिए 1-1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने को मजबूर होंगे। हालांकि वर्तमान सरकार से अच्छे संबंध होने के कारण रामदेव पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इससे पहले साल 2015 में भी रामदेव ने एक स्टंट किया था। साल 2014 में यूपी सरकार के एक फूड इंस्पेक्टर संजय सिंह एक रूटीन रेड के लिए निकलते हैं। इस दौरान एक दुकान पर रखी मैगी की पैकेट पर उनकी नज़र पड़ती है जिस पर लिखा था नो एडेड एमएसजी यानी मोनोसोडियम यानी ग्लूटामेट। खाने पीने की चीज़ों में एमएसजी का इस्तेमाल स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। संजय सिंह ने मैगी का एक पैकेट उठाया और गोरखपुर स्थित सरकारी लैब में टेस्ट के लिए भेज दिया। कुछ हफ्ते के बाद जब रिजल्ट आया तो मैगी में एमएसजी पाया जाता है। इसके बाद जून 2014 में मैगी के सैंपल पश्चिम बंगाल राज्य के कोलकाता में स्थित सेंट्रल फूड लेबोरेटरी में भेजे जाते हैं। ठीक करीब 1 साल के बाद अप्रैल 2015 में कोलकाता की लैब के रिजल्ट आ जाते हैं। रिजल्ट में आता है कि मैगी बनाने वाली नेस्ले कंपनी जितने एमएसजी का दावा करती है, मैगी में उसके 1000 गुना एमएसजी पाई गई है। इस खबर ने मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले को बैकफुट पर ला दिया। 5 जून 2015 के दिन भारत में फूड क्वालिटी पर नियंत्रण रखने वाली केंद्रीय संस्था यानी एफएसएसएआई ने पूरे भारत में मैगी पर बैन लगा दिया और नेस्ले से मार्केट में से अपनी मैगी की सभी के सभी पैकेट निकालने के लिए कहा। सरकार ने नेस्ले के खिलाफ अनुचित व्यवहार में संलिप्त होने, गलत लेबलिंग लगाने और मैगी नूडल्स के संबंध में भ्रामक विज्ञापन दिखाने के कारण 640 करोड़ रुपए हर्जाने का मुकदमा दर्ज करा दिया। मैगी की अनुपस्थिति में मौके का फायदा उठाते हुए नवंबर 2015 में बाबा रामदेव ने पतंजलि नूडल्स लॉन्च कर दी। पतंजलि नूडल्स के 70 ग्राम के एक पैकेट की कीमत रखी जाती है 15 रुपए, लेकिन रामदेव के इस
स्टंट ने भारत में फूड क्वालिटी पर नियंत्रण रखने वाली सरकारी संस्था एफएसएसएआई को एक बार फिर चौंका दिया। एफएसएसएआई ने कहा कि बाबा रामदेव ने हमसे मैगी की अनुमति ही नहीं ली है। इसमें भी इंटरेस्टिंग बात यह कि इधर एफएसएसएआई कह रही है कि हमसे तो लाइसेंस ही नहीं लिया गया है, उधर रामदेव के पतंजलि नूडल्स पर बाकायदा एफएसएसएआई का लाइसेंस नंबर भी छापा हुआ था। इस पर एफएसएसएआई के चेयरपर्सन आशीष बहुगुणा ने बयान दिया कि जिस प्रोडक्ट को अप्रूव ही नहीं किया गया है उसे लाइसेंस नंबर कैसे मिल सकता है। राज्य सरकार किसी भी प्रोडक्ट के लिए मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस देती है, लेकिन इसके लिए जरूरी अप्रूवल एफएसएसएआई के द्वारा ही दिया जाता है। लेकिन जब पतंजलि आटा नूडल्स को अप्रूव ही नहीं किया गया तो लाइसेंस नंबर कैसे मिल गया? मैं नहीं जानता कि लाइसेंस कैसे मिला। रामदेव ने जो कोरोनिल मेडिसिन के मामले में किया, लगभग वही पैटर्न मैगी मामले में भी देखा जा सकता था। इसे लापरवाही कहें कि या खुद पर विश्वास कि अपन जो चाहें कर सकते हैं, सरकार अपनी है, राज भी अपना है और अपनी जनता भी मूर्ख है। मैगी पर कार्रवाई हो सकती है पर हम पर नहीं हो सकती। लेकिन कोलकाता की जिस लैब ने नेस्ले की मैगी को फेल माना, उसने रामदेव की भी पोल खोल दी। कोलकाता की सेंट्रल फूड लैब ने डिक्लेयर किया कि पतंजलि का फेमस आंवला जूस पीने के योग्य ही नहीं है, वो कंजप्शन के एकदम अनफिट है। सबसे बड़ी बात यह कि पतंजलि का ये आंवला जूस प्रोडक्ट ही था जिसने बाजार में पतंजलि कंपनी को पहचान दिलाई। लेकिन वही आंवला जूस सरकारी फूड लैब में पीने के योग्य नहीं माना जाता, अनफिट पाया जाता है। अप्रैल 3, 2017 में आर्मी के जवानों से जुड़ी द डिफेंस कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट ने भी पतंजलि के आंवला जूस को अनफिट घोषित करते हुए देश भर के अपने 3900 से भी अधिक स्टोर्स में पतंजलि आंवला जूस पर बैन लगा दिया था। बाबा रामदेव का आंवला का जूस ही पीने के लिए अनफिट नहीं पाया जाता, बल्कि पतंजलि प्योर गाय घी के सैंपल भी फेल पाए जाते हैं। अक्टूबर 2021 में उत्तराखंड के टेहरी जिले में एक दुकान से रामदेव के पतंजलि गाय घी का सैंपल लिया गया। जब राज्य सरकार की लैब में इस सैंपल को जांच के लिए भेजा गया तो पतंजलि प्योर गाय घी में न केवल मिलावट मिलती है बल्कि इसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी पाया जाता है। भारत समाचार टीवी वेबसाइट के अनुसार जब स्टेट की लैब में भी पतंजलि घी में मिलावट पाई गई तो इसके बाद फिर से केंद्रीय प्रयोगशाला में भी सैंपल के लिए भेजा गया, लेकिन केंद्रीय प्रयोगशाला में भी बाबा रामदेव की पतंजलि ब्रांड का गाय के घी के सैंपल फेल पाए जाते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के अनुसार डिस्ट्रिक्ट सेफ्टी ऑफिसर महिमानंद जोशी ने कहा कि जब हमने राज्य सरकार की लैब के लिए पतंजलि गाय घी का सैंपल भेजा तो वे टेस्ट में फेल हो गए। इसके बाद हमने पतंजलि को नोटिस भेजा, लेकिन उन्होंने स्वीकार करने से ही इनकार कर दिया और किसी दूसरी लैब में एक दूसरा टेस्ट लेने के लिए कहा। उनकी रिक्वेस्ट पर हमने केंद्र सरकार की लैब में एक दूसरा सैंपल भेजा, लेकिन इस बार भी पतंजलि गाय का घी टेस्ट में फेल हो जाता है और मानकों पर खरा नहीं उतरता। जब पतंजलि का घी उसमें मिलावट पाई जाती है तो बाबा रामदेव ने जवाब देते हुए कहा कि ये पतंजलि के घी को बदनाम करने की साजिश है। कमाल की बात यह है कि रामदेव के भारत स्वाभिमान नामक यूट्यूब चैनल ने एक फर्जी फैक्ट चेक वीडियो बनाकर कहा कि ये तो वामपंथियों और देशद्रोहियों की साजिश है। वे देश को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। ये तब हाल है जब केंद्र और राज्य दोनों में कथित देशभक्त सरकार है। ये कोई पहली बार नहीं है जब अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए पतंजलि ग्रुप ने काल्पनिक वामपंथियों और देशद्रोहियों का नाम लिया हो और उन्हें जिम्मेदार ठहराया हो। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार की साल 2017 की एक खबर के अनुसार एक आरटीआई में पता चला कि प्रेगनेंसी में समस्या आने के लिए दी जाने वाली पतंजलि की शिवलिंगी बीज दवाई भी क्वालिटी स्टैंडर्ड में फेल पाई जाती हैं और इसमें 38% मिलावट पाई जाती है। इस खबर पर भी बाबा रामदेव के परम सहयोगी बालकृष्ण ने पलटवार करते हुए कहा कि शिवलिंगी बीज प्राकृतिक बीजों से बनी हुई है, इसमें मिलावट कैसे हो सकती है। इसके आगे बालकृष्ण ने कहा कि ये पतंजलि की छवि खराब करने की साजिश है। दिसंबर 2016 की द वायर वेबसाइट की एक खबर के अनुसार पतंजलि के सरसों के तेल, नमक, पाइनएप्पल जैम, बेसन और शहद भी रुद्रपुर की सरकारी लैब के क्वालिटी टेस्ट में फेल पाए जाते हैं। इसके बाद उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने रामदेव के खिलाफ केस फाइल कर दिया। इस केस में साल 2016 में हरिद्वार की लोकल कोर्ट ने मिस ब्रांडिंग और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के कारण पतंजलि पर यानी बाबा रामदेव पर 11 लाख का फाइन लगा दिया। ऐसे बहुत से केस हैं जिन्हें समय की पाबंदी के चलते इस वीडियो में डिस्कस नहीं किया जा रहा, लेकिन एक पैटर्न रामदेव की बातों में साफ देखा जा सकता है कि डॉक्टरों को बदनाम करो, मॉडर्न साइंस के खिलाफ माहौल बनाओ, लोगों को भारतीयता और प्राचीनता का झूठा गौरव भरो और फिर अपनी पतंजलि का प्रोडक्ट सामने कर दो कि इसे खरीदो, इससे देश बचेगा। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर कैसे हरियाणा के एक सामान्य से गांव से, एक सामान्य से परिवार से आने वाले रामदेव ने
45,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर ली। आखिर कैसे साल 2009 में 163 करोड़ कमाने वाली रामदेव की पतंजलि कंपनी और साल 2010 में 317 करोड़ कमाने वाली, 2011 में 450, 2012 में 849 और 2013 में 1191 करोड़ और 2014 में 2006 करोड़, 2015 में 5,000 करोड़ और साल 2022 आते आते 45,000 करोड़ रेवेन्यू कमाने वाली कंपनी कैसे बन जाती? पतंजलि कंपनी की हिस्ट्री क्या है? रामदेव और उनके गुरु से संबंधित कहानी के पीछे की सच्चाई क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके दोस्तों तक पहुंचनी चाहिए तो वीडियो को शेयर करने में कंजूसी मत करिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट हमें दीजिए ताकि हम ऐसी और भी वीडियो ला सकें। रामदेव और इस वीडियो को लेकर अपना मत कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।